हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम फ्रॉम ए किंगडम टू एन एम्पायर के एमसीक्यूज करेंगे। बच्चों देखिए, ये एमसीक्यूज जो होते हैं ये आपकी बेसिक नॉलेज को बढ़ाते हैं, चैप्टर की डीप नॉलेज होती है आपको और कई पॉइंट्स हमें क्लियर हो जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। वाई वर लॉयंस कार्व्ड इन स्टोन एट सारनाथ? स्टोन पर लॉयंस क्यों कार्व किए गए सारनाथ में? कि केवल वो डेकोरेटिव स्कल्पचर्स थे, करेंसी सिंबल्स थे, हिस्टोरिकल मार्कर्स थे या इंसिग्नियाज ऑफ रूलरशिप थे? द राइट आंसर इज हिस्टोरिकल मार्कर्स। उससे पता चलता है कि वो हिस्ट्री को मार्क करना चाहते थे कि यहाँ पे ऐसा कोई एक शासन रहा मौर्य वंश का। ठीक है। Whose instructions led to the carving of loins at सारनाथ? किसकी इंस्ट्रक्शंस कार्व किए गए हैं सारनाथ में? सिद्धार्थ गौतम, चाणक्य, अशोका या चंद्रगुप्त मौर्य? Yes, he was Ashoka who gives instructions to lead to the carving of lines at Sarnath. Who was founder of the Maurya Empire? कौन थे मौर्य एम्पायर के फाउंडर? सिद्धार्थ गौतम, चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य या कौटिल्य? यस, चंद्रगुप्त मौर्य। इन्होंने ही मौर्य वंश की फाउंडेशन की स्थापना की। What book contains the ideas of Chanakya? The wise man who supported चंद्रगुप्त मौर्य। किस बुक के अंदर चाणक्य के आइडियाज कंटेन हैं, कलेक्टेड हैं? क्या नाम है उस बुक का? ये एक वाइज मैन थे, एक बुद्धिमान थे जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को सपोर्ट किया मौर्य वंश की फाउंडेशन के लिए। महाभारत, रामायण, अर्थशास्त्र या उपनिषद? यस, it was Arthashastra in which ideas of Chanakya were contained. Okay? Which cities were part of the Maurya Empire? इनमें से कौन सी cities मौर्य एम्पायर का एक हिस्सा थी? वाराणसी, गया, अयोध्या, पाटलिपुत्र, तक्षशिला एंड उज्जैन, जयपुर, जोधपुर एंड उदयपुर, दिल्ली, आगरा एंड फतेहपुर सीकरी? The correct option is B, पाटलिपुत्र, तक्षशिला एंड उज्जैन। ये तीन सिटीज उस समय पे बहुत इंपॉर्टेंट सिटीज थी मौर्य एम्पायर की। ओके। What role did तक्षशिला play in the मौर्य एम्पायर? मौर्य एम्पायर में तक्षशिला का क्या रोल था? कैपिटल सिटी थी, गेटवे टू द नॉर्थ वेस्ट थी, सेंटर ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स था या रिलीजियस सेंटर था? देखो, ये जो तक्षशिला था ये नॉर्थ वेस्ट में सिचुएटेड था और ये गेटवे था जो कि वेस्ट के जो कंट्रीज थी उनको इंडिया से जोड़ता था। ठीक है, वहाँ से ट्रेड भी होता था इंडिया में और वेस्ट की कंट्रीज के बीच में। व्हाट वेरीड अमंग पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द मौर्य एम्पायर? किन पार्ट्स पे लोग डिफरेंट थे मौर्य एम्पायर में? लैंग्वेज, फूड एंड क्लॉथिंग, करेंसी, रिलीजन एंड कस्टम्स, सोशल क्लासेस, ऑक्यूपेशंस एंड रूलर्स, पॉलिटिकल सिस्टम, एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी? देखो बच्चों, जब मौर्य एम्पायर जो बहुत बड़े एक वास्ट एरिया में फैला हुआ था, वहाँ पे बहुत सारे एरिया आते थे जैसे राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार। तो ये सारी स्टेट्स थी और हर स्टेट में अलग अलग तरीके से लोग रह रहे थे, अलग अलग लैंग्वेज को बोल रहे थे, फूड हैबिट्स अलग थी और क्लॉथिंग भी उनकी अलग अलग थी। तो लैंग्वेज, फूड एंड क्लॉथिंग को लेके वे डिफरेंट थे। ठीक है, तो हमारा सही ऑप्शन होगा लैंग्वेज, फूड एंड क्लॉथिंग। ठीक है, इन चीज़ों को लेके लोगों में वेरिएशन था। Who supported चंद्रगुप्त मौर्य इन फाउंडिंग द एम्पायर? चंद्रगुप्त मौर्य की हेल्प किसने करी मौर्य साम्राज्य को स्थापित करने में, उसकी फाउंडेशन में? सिद्धार्थ गौतम, अशोका, चाणक्य,
राइट ऑप्शन इज सी, चाणक्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य की जो हेल्प की थी वह चाणक्य ने की थी। अपनी सूझबूझ के और अपनी नीतियों के कारण उसने उसकी हेल्प की मौर्य साम्राज्य को, एम्पायर को एस्टेब्लिश करने में। हाउ वाज द एरिया अराउंड पाटलिपुत्र गवर्नड अंडर द मौर्य एम्पायर? जो पाटलिपुत्र का जो एरिया था वो मौर्य एम्पायर में किस तरीके से गवर्न किया जाता था? ऑटोनोमस रूल बाय लोकल लीडर्स, डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ एम्परर, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस या रूल बाय अपॉइंटेड ऑफिशियल्स? क्योंकि बच्चों उस समय पे जो पाटलिपुत्र सिटी थी वह डायरेक्ट कंट्रोल में थी एम्परर की। क्यों? क्योंकि वह वहीं पे ही शासन करता था और वह उसकी कैपिटल भी थी। ठीक है, तो नेचुरल सी जब राजा वहाँ पे है तो उसके डायरेक्ट कंट्रोल में ही होगा। ठीक है, तो राइट ऑप्शन होगा बी, डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ एम्परर। राइट। अच्छा, यहाँ पे जो डायरेक्ट कंट्रोल एरिया थे उनमें ऑफिशियल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती थी? जो एम्प्लॉयज को डेप्यूट किया जाता था, ट्रेड नेगोशिएशंस विद फॉरेन नेशंस, मेंटेनिंग रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, कलेक्टिंग टैक्सेस एंड पनिशिंग डिसोबीडियंस या प्रमोटिंग कल्चरल एक्टिविटीज। तो इन जो डायरेक्ट कंट्रोल में जो एरिया थे उनमें जो ऑफिशियल्स होते थे बच्चों, उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वह थी कलेक्टिंग टैक्सेस एंड पनिशिंग डिसोबीडियंस, यानी कि लोगों से टैक्स कलेक्ट करना और जो कहना नहीं मानते हैं या फिर गलत काम करते हैं उनको पनिश करना। ये उन ऑफिशियल्स का काम होता था जो राजा के अंडर में काम करते थे। ठीक है। अच्छा, एक चीज और है इसमें कि राजा जो था इसके जो डायरेक्ट कंट्रोल एरिया में, तो वो कैसे देखता था, कैसे कंट्रोल करता था, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करता था इन एरियाज में? थ्रू रेगुलर विजिट्स टू विलेजेस एंड टाउन्स, कि वह घर रेगुलर विजिट करता था, विलेजेस में जाता था, टाउन्स में जाता था। बाय रिलाइंग ऑन रिटर्न रिपोर्ट्स ओनली, कि भाई उसके जो एम्प्लॉइज ने रिटर्न लिख करके दे दिया उसको मान लेता था, या विद द हेल्प ऑफ रॉयल फैमिली मेंबर्स एंड मिनिस्टर्स, या थ्रू पब्लिक रेफरेंडम्स, या जो पब्लिक कहती थी उसकी बात सुनता था, मानता था। वो किस तरीके से मतलब कि देखता था एडमिनिस्ट्रेशन को, अपने जो एरिया था। देखो, राजा तो जगह जगह जाएगा नहीं, तो क्या होता था उसकी जो रॉयल फैमिली के मेंबर्स होते थे, राजकुमार होते थे या मिनिस्टर्स होते थे, वह उनको उनकी हेल्प से उस एडमिनिस्ट्रेशन को करता था और उसको कंट्रोल करता था उनके थ्रू। अच्छा, अब इसके साथ ही जो दूसरी प्रोविंसेस थी जो राजा के डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं थी, उनको किस तरीके से रूल किया जाता था? यानी कि उन प्रोविंसेस जैसे तक्षशिला, उज्जैन, यहाँ पे किस तरीके से रूल को फॉलो किया जाता था, राजा का रूल मनवाया जाता था? फर्स्ट, ऑटोनोमस रूल, कि वे अपनी स्वेच्छा से चलते थे, अपनी मर्जी से चलते थे वो स्टेट्स। या डायरेक्ट कंट्रोल फ्रॉम पाटलिपुत्र, या पाटलिपुत्र से उन पर कंट्रोल किया जाता था। लोकल कस्टम्स एंड रूल्स फॉलोड, या वहाँ पे लोकल ही कस्टम्स फॉलो किए जाते थे या जो रूल वहाँ पे बनते थे। या सेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस थी ओनली। तो ये जो अदर प्रोविंसेस थी इनको डायरेक्ट कंट्रोल किया जाता था पाटलिपुत्र से। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उनको अपनी स्वेच्छा से चलने के लिए छोड़ दिया जाता था, नो। ओके, करेक्ट ऑप्शन इज बी, डायरेक्ट कंट्रोल। ऑप्शन बी इज करेक्ट, डायरेक्ट कंट्रोल फ्रॉम पाटलिपुत्र। अच्छा, जो टैक्सेस कलेक्ट किए जाते थे एज ए ट्रिब्यूट, यानी भेंट स्वरूप, यानी उपहार स्वरूप, अर्थशास्त्र, तो वे रिसोर्सेज क्या क्या थे जिनको एज ए ट्रिब्यूट, भेंट स्वरूप या उपहार स्वरूप कलेक्ट किया जाता था? गोल्ड एंड प्रीशियस स्टोन फ्रॉम साउथ इंडिया, ब्लैंकेट्स फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट, एलिफेंट्स, टिम्बर, हनी एंड वैक्स फ्रॉम द फॉरेस्टेड रीजन्स, या ऑल ऑफ द अबव। तो ये जो सब के सब जितने भी आइटम है, गोल्ड है, ब्लैंकेट्स हैं, एलिफेंट्स हैं, लकड़ी, टिम्बर, हनी एंड वैक्स फ्रॉम फॉरेस्टेड रीजन्स, तो राजा को मिलती थी। ठीक है, एम्परर को मिलती थी। Who was Megasthenes and why did he visit the Maurya court? Megasthenes जो था मौर्य कोर्ट में क्यों आया था, कौन था और वह क्यों आया था? A trader interested in Indian goods, an ambassador
from West Asia, a religious leader seeking enlightenment, a historian documenting ancient cultures. देखो मैगस्थनीज जो था वह एक एम्बेसडर था किसी और कंट्री का, ठीक है। वो वहाँ पे यहाँ आया इंडिया में कंट्री का एक एम्बेसडर यानी मैसेंजर बन करके, और वह अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा था यहाँ, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी, एन एम्बेसडर फ्रॉम वेस्ट एशिया। How did the emperor make public appearance according to Megasthenes? Megasthenes के अकॉर्डिंग एम्परर अपनी पब्लिक अपीयरेंस कैसे देता था, कैसे वो पब्लिक के सामने आता था? राइडिंग ऑन हॉर्स बैक, कि हॉर्स पे बैठ करके आता था, वॉकिंग इन प्रोसेशंस, कैरिड इन ए गोल्डन पालकी, या ड्राइविंग ए चैरियट। देखो जो समय पे जब रूलर आता था या अपनी पब्लिक अपीयरेंस देता था तो वो एक सोने की पालकी के अंदर बैठ करके आता था, ठीक है। कैरिड इन ए गोल्डन पालकी, तो उसके अकॉर्डिंग वो गोल्डन पालकी में आता था बैठ करके, ठीक है। तो ये हिस्ट्री की कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हमें कहीं कहीं से डिटेल्स मिलती हैं, ठीक है। जो बाहर के जो फॉरेनर्स लोग आए उन्होंने अपनी डिटेल्स दी, अर्थशास्त्र में क्या क्या लिखा हुआ था, ठीक है। What did Megasthenes mention about the guards of the emperor? एम्पर के जो गार्ड थे उसके बारे में उसने क्या मेंशन किया है, क्या बताया है हमें? Carrying weapons and shields, riding horses, riding elephants decorated with gold and silver, using chariots for protection. तो उस समय पे जो गार्ड होते थे राजा के, वो एलिफेंट्स पे सवार करते थे जो कि सजे हुए रहते थे गोल्ड एंड सिल्वर से, ठीक है। इस तरीके के जो हाथी होते थे उन पे वो सवारी करते थे और राजा को गार्ड करते थे, ठीक है। Why did the emperor have special servants according to Megasthenes? Megasthenes ने एक स्पेशल सर्वेंट्स को मेंशन किया है जो राजा की देखभाल के लिए होते थे। वो स्पेशल सर्वेंट्स कौन थे, क्या थे, क्यों होते थे वो? To taste the food before he eats, to handle administrative tasks, to accompany him in public appearances, to provide entertainment. Yes, to taste the food before he eats. उस समय पे क्या होता था, तो उस समय पे कई किस्म के जहर होते थे, बहुत तेज जहर जिनको खाते इंसान मर जाया करता था। तो उसको गाइड करने के लिए कि भाई राजा को कोई खाने के अंदर जहर ना दे दे, तो उससे पहले कुछ सर्वेंट्स रखे जाते थे जो राजा का खाना खा करके चेक करते थे कि कहीं इसमें कोई जहर तो नहीं है जिससे राजा को हार्म हो, वह मर जाए। तो इस तरीके के स्पेशल सर्वेंट्स होते थे जो खाने को खुद चेक करते थे खा करके, ठीक है। How did the emperor supervise official in direct control area? तो जो डायरेक्ट कंट्रोल में होते थे उसको किस तरीके से सुपरवाइज किया जाता था? थ्रू रिटन रिपोर्ट्स ओनली, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इन डे टू डे अफेयर्स, डेलीगेट अथॉरिटी टू मिनिस्टर्स बाय रिलाइंग ऑन पब्लिक रेफरेंडम्स। तो इस तरीके के जो और एरिया थे जिन पे डायरेक्ट कंट्रोल था वो सुपरवाइज किए जाते थे डेलीगेटेड अथॉरिटी टू मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स के थ्रू जो अथॉरिटी उनको डेलीगेट की जाती थी, दी जाती थी, उसके थ्रू वो उसको सुपरवाइज करते थे अदर एरिया, ठीक है। व्हाट रोल डिड रॉयल प्रिंसेस प्ले इन गवर्नेंस ऑफ प्रोविंसेस? अच्छा, अब जो राजा के जो बच्चे होते थे, रॉयल फैमिली के प्रिंसेस उनके बच्चे होते थे, वो उनका क्या रोल था प्रोविंसेस के गवर्नेंस में? उनको प्रोविंसेस यानी कि उनके जो अदर एरिया थे उनके कंट्रोल में, उनको चलाने में या गवर्न करने में उनका क्या रोल था? सेंट्रलाइज्ड रूल, लोकल कस्टम्स एनफोर्समेंट, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट एज गवर्नर्स, स्ट्रिक्ट अडेरेंस टू द एम्परर्स ऑर्डर्स। देखो उस समय पे जो प्रिंस होते थे वो एज ए गवर्नर एक्ट करते थे, ठीक है, और अपनी इन्वॉल्वमेंट एज ए गवर्नर रख करके उस एरिया को वो
रूल करते थे, गवर्न करते थे, ठीक है। तो उसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट एज गवर्नर, ठीक है। व्हाट क्वेश्चन शुड बी टेकन व्हेन कंसीडरिंग मेगास्थनीज अकाउंट। जब हम मेगास्थनीज के अकाउंट को पढ़ रहे हैं इंडिया के कंटेक्स्ट में, जो उसने डिटेल दी थी, तो हमें क्या चीज़ को कंसीडर करना चाहिए और हमें कॉशियस रहना चाहिए जब हम उसकी डिटेल्स को पढ़ रहे हैं। फर्स्ट, इट इज़ इंटायरली फिक्शनल, बाइस एंड कल्चरल डिफरेंसेस, ए फर्स्ट हैंड आई विटनेस पर्सपेक्टिव, वेरीफाइड बाय मल्टीपल हिस्टोरियंस। देखिए, जब हम मेगास्थनीज का डिटेल्स पढ़ते हैं, जो अकाउंट उसने इंडिया के कंटेक्स्ट में दिया, तो वह क्या है, वह बायस है, ठीक है। मेगास्थनीज ने भारत के कंटेक्स्ट में अपना अकाउंट दिया, अपना डिटेल दिया, तो वो बाइसिस था। बाइसिस का मतलब होता है ही हैज प्रिजुडाइसिस, कि वो किसी चीज को लेकर के एक नेगेटिव थॉट रखता हो, ठीक है। बाइसिस का मतलब हुआ प्री कंसीव्ड ओपिनियन और प्रिजुडाइसिस, क्योंकि वह बाहर से आया था तो उसके मन में यहाँ लेकर के, यहाँ के एनवायरनमेंट को लेकर के कोई नेगेटिव थॉट या प्रिजुडाइसिस हो सकते हैं। इट सजेस्ट दैट हिज पर्सनल ओपिनियंस or viewpoints could have influenced how he portrayed the Mauryan Empire, कि उसका कोई पर्सनल ओपिनियंस भी हो सकता है, व्यू पॉइंट भी हो सकता है, जिसके बेसिस पर उसने मौर्य एम्पायर को पोर्ट्रेट किया हो और उसकी डिटेल दी हो। समझ गए कि वो बाइसिस क्या था, कि उसकी एक अपनी थॉट थी और एक प्रिजुडाइसिस थी, ठीक है, दूसरों के लिए नेगेटिव थॉट। अब कल्चरल डिफरेंसेस को देखते हैं, कि जिसके लिए हमें कॉशियस रहना चाहिए कि उसने कल्चरल डिफरेंसेस को किस तरीके से मेंशन किया। कल्चरल डिफरेंसेस इंडिकेट वेरिएशंस इन कस्टम्स, ट्रेडिशंस एंड वेज ऑफ लाइफ बिटवीन डिफरेंट सोसाइटीज और ग्रुप्स। देखो, मेगास्थनीज जो था वो एक डिफरेंट कल्चर से आया था। He might have viewed and interpreted aspects of the Mauryan culture through the lens of his own cultural norms and values. तो उसने यहाँ की कल्चरल बैकग्राउंड को अपना लेंस लगा के, अपने कल्चरल, जो कि वो किसी बाहर से आया था, उसी कल्चर के अकॉर्डिंग और बेसिस पर उसने यहाँ के कल्चर को डिफाइन किया, ठीक है। तो इस चीज के लिए हमें कॉशियस रहना चाहिए जब हम उसके दिए हुए डिटेल्स को पढ़ रहे हैं। Why were ग्रैंड रॉयल प्रोसेसन सिग्निफिकेंट इन द मौर्य एम्पायर। तो जो रॉयल प्रोसेसन हुआ करता था, जो वो गोल्डन पालकी में आता था, उसका सिग्निफिकेंट क्या था, क्यों महत्वपूर्ण था। To showcase military strength, for religious rituals, enhancing the emperor's prestige, promoting cultural diversity, कि वह मिलिट्री स्ट्रेंथ को दिखाना चाहता था, या ये एक रिलीजियस धार्मिक रिचुअल्स था, आस्था थी, एक प्रोसेसन था जो होना ही था रिलीजियस कंटेक्स्ट में। एनहेंसिंग द एम्परर्स प्रेस्टीज, ये राजा की प्रेस्टीज को बढ़ाता था, उसकी महिमा को बताता था। प्रमोटिंग कल्चरल डाइवर्सिटी, या कल्चरल डाइवर्सिटी जो थी उसको प्रमोट करता था। देखो, उस समय पे ये जो राजा का रॉयल प्रोसेसन होता था, ये एम्परर की प्रेस्टीज को बढ़ाने के लिए था, ठीक है, उसकी भव्यता दिखाई जाती थी। तो राइट ऑप्शन इज सी, एनहेंसिंग द एम्परर्स प्रेस्टीज, ठीक है बच्चों। Apart from the palace, what did Megasthenes mention about Patliputra's infrastructure? इसके अलावा, पैलेस के अलावा, मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था
उसके बारे में क्या मेंशन किया? फर्स्ट, नोमैडिक सेटलमेंट्स, massive walls and towers, limited gates and towers, wooden and mud brick structures. देखो, उस समय पे जो पैलेस बनाया जाता था वो बहुत बड़ी मासिव वॉल्स होती थी और उनमें टावर भी बनाए जाते थे, ऊंचे ऊंचे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है बी, मासिव वॉल्स एंड टावर्स। इसके बारे में मेगास्थनीज ने बताया है। ठीक है, व्हाट वाज यूनिक अबाउट अशोकाज अप्रोच टू रूलिंग एंड गवर्नेंस? अशोका के बारे में क्या यूनिक था कि जब वो रूल करता था और गवर्नेंस करता था तो उसके बारे में क्या यूनिक था? ही फोकस्ड ऑन कॉन्क्वेरिंग न्यू टेरिटरीज, he communicated with people through inscriptions, C, he engaged in frequent war to expand the empire, D, he relied on religious rituals and sacrifices. अशोका के बारे में एक यूनिक बात ये थी कि वह लोगों से कम्युनिकेट करता था, अपने मैसेजेस उन तक पहुंचाता था। यही अशोका के बारे में और उसके रूलिंग के बारे में एक यूनिक चीज है। ही कम्युनिकेटेड विद पीपल थ्रू इंस्क्रिप्शंस, कि वह लोगों से बातें करता था अपने इंस्क्रिप्शंस, जो वह पिलर्स वगैरह पे या रॉक्स पे कार्व्ड करवाता था अपने मैसेजेस को। ठीक है, उनके थ्रू वह लोगों से कम्युनिकेट करता था। What was the result of Ashoka's war in Kalinga? कलिंगा के वार का क्या रिजल्ट रहा? He expanded the Maurya Empire. He decided to give up conquest after witnessing violence. He embraced a new religion. या D, he appointed new officials in कलिंगा। देखो, कलिंगा का वार जब हुआ तो उस समय पे इतना ज्यादा ब्लड शेड हुआ, इतना ज्यादा रक्तपात हुआ कि अशोका का मन ट्रांसफॉर्म हो गया। उसके बाद उसने युद्ध को त्याग दिया बुद्ध की टीचिंग की तरफ। He decided to give up conquest after witnessing violence. तो उसने ये निर्णय लिया कि भाई वह इस युद्ध के बाद, अब यह इस युद्ध में इतना ज़्यादा रक्तपात हो चुका है कि वह अब कॉन्क्वेस्ट यानी कि दूसरों पे आक्रमण करना त्याग देगा, गिव अप कर देगा। What inspired Ashoka's Dhamma and what did it involve? अशोका के धमा किससे इंस्पायर्ड था? कि अशोका की जो धमा में जो टीचिंग्स थी, जो उसने एक मैसेज लोगों के लिए एक फ्रेम किया, एक कलेक्शंस को, वह किससे इंस्पायर था? एंड व्हाट डिड इट इन्वॉल्व, और उसमें क्या था? ए, इंस्पायर्ड बाय द टीचिंग्स ऑफ चाणक्य इन्वॉल्विंग मिलिट्री स्ट्रेटेजीज, कि वह चाणक्य की टीचिंग से इंस्पायर था और मिलिट्री स्ट्रेटेजीज को इन्वॉल्व करता था। बी, इंस्पायर्ड बाय द टीचिंग्स ऑफ द बुद्धा इन्वॉल्विंग मॉरल इंस्ट्रक्शंस, या तो वह इंस्पायर था बुद्धा की टीचिंग से और मोरल इंस्ट्रक्शंस को इन्वॉल्व करता था, अच्छी बातों को इन्वॉल्व करता था। इंस्पायर्ड बाय द वेदास इन्वॉल्विंग रिचुअलिस्टिक वर्शिप, यह वेदा से इंस्पायर था, जो अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद और राइचुअल वर्शिप इन्वॉल्व थी इसमें। या डी, इंस्पायर्ड बाय ग्रीक फिलोसफी से इंस्पायर था इन्वॉल्विंग पॉलिटिकल प्रिंसिपल, और उसमें राजनीतिक या पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व थे। सबसे ज्यादा जो टीचिंग्स थी बुद्धा की उनसे इंस्पायर थे। ठीक है, और उसमें इन्वॉल्व था मोरल इंस्ट्रक्शंस,
चोरी नहीं करना, स्टीलिंग नहीं करना, कंपैशन करना, दूसरों पे दया करना, तो वह इन सब टीचिंग से इंस्पायर था। Inspired by the teachings of the Buddha involving moral instructions. This is the right option. How did Ashoka address the diverse problems in his empire related to religion, treatment of animals and social conflicts? तो ये जो डाइवर्सिफिकेशन था अशोका के टाइम में, और जब वह अशोका अपने धमा को इस्टेब्लिश करने के लिए गया तो इन डाइवर्सिटी से उसको बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स देखने को मिले, तो उसने इसको कैसे एड्रेस किया, कैसे सॉल्व किया? बाय इम्पोजिंग स्ट्रिक्ट लॉज एंड पेनल्टीज। उसने बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट लॉ बना दिया और पेनल्टीज लगा दी, जो कहना नहीं मानेगा उस पर पेनल्टी है, जुर्माना है। बाय अपॉइंटिंग ऑफिशियल नॉन एज द धमा महामता, या उसने एक ऑफिशियल को अपॉइंट किया धमा महामता को इन सबको एड्रेस करने के लिए। बाय प्रमोटिंग द वर्शिप ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस, या उसने वर्शिप को प्रमोट किया गॉड एंड गॉडेसेस की। या बाय ऑर्गेनाइजिंग ग्रैंड फेस्टिवल, या ग्रैंड फेस्टिवल्स को ऑर्गेनाइज किया। बाय अपॉइंटिंग ऑफिशियल्स नोन एज द धमा महामता इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, कि इन सब चीज़ों को, कन्फ्लिक्ट्स को देखने के लिए जो कि धमा के इस्टेब्लिशमेंट के सामने आ रही थी, ठीक है, उनको रिजॉल्व करने के लिए धमा महामता ऑफिशियल को अपॉइंट किया गया। इसके इस्टेब्लिशमेंट के काम को देखेगा, ठीक है, और कन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करेगा। हाउ डिड अशोका spread the ideas of धमा beyond his empire? अपने एम्पायर के बाहर उसने धमा के आइडियाज को किस तरीके से स्प्रेड किया? धमा को हम समझते हैं ना बच्चों, धमा क्या थे? धमा वाज द सेट ऑफ आइडियाज, ठीक है, कलेक्शन ऑफ आइडिया, गुड आइडियाज, जो कि अशोका अपनी कंट्री में, अपने एम्पायर में और अपने एम्पायर से बाहर इस्टेब्लिश करना चाहता था। तो वो उसने कैसे किया? थ्रू मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट, कि लोगों को जीत करके, आक्रमण करके। बाय बिल्डिंग रोड्स एंड रेस्ट हाउसेस, रोड और रेस्ट हाउसेस बना करके किया। या बाय सेंडिंग मैसेंजर्स टू अदर लैंड्स, दूसरे लैंड्स पे अपने मैसेंजर, अपने संदेश वाहक भेजे। बाय प्रमोटिंग ट्रेड एंड कॉमर्स, या ट्रेड और कॉमर्स को प्रमोट करके। देखो, अशोका ने अपने एम्पायर से बाहर धमा की जो स्थापना की या धमा को स्प्रेड किया, वह उसने मैसेंजर्स को अदर लैंड पे सेंड करके किया। दूसरी लैंड्स पे उन्होंने यहाँ के मैसेंजर्स को उन आइडियाज़ के साथ भेजा। व्हाट डिड अशोका बिलीव वाज ए बेटर अप्रोच देन कॉन्क्वेरिंग पीपल थ्रू फोर्स। दूसरे लोगों को फोर्स के थ्रू जीतने के अलावा एक दूसरा इससे बेटर अप्रोच क्या थी कि वह लोगों को जीते। फोर्सिंग पीपल टू कन्वर्ट टू हिज रिलीजन, कि वह अपने रिलीजन में कन्वर्ट कर ले। विनिंग पीपल ओवर थ्रू धमा, कि लोगों को धमा के माध्यम से जीते या उनका विश्वास जीते। एस्टेब्लिशिंग ए पावरफुल मिलिट्री, एक बहुत सशक्त और पावरफुल मिलिट्री बनाए। सप्रेसिंग डिसेंट थ्रू स्ट्रिक्ट लॉज, या जो उसके धारणा से, उसकी थॉट से अलग हैं उनको सप्रेस करे थ्रू स्ट्रिक्ट लॉज। एक स्ट्रिक्ट लॉज उन लोगों के अगेंस्ट बनाए। देखो, अशोका की हमेशा से ये बिलीव रही, स्पेशली कलिंग युद्ध के बाद, कि वह पीस की तरफ टर्न कर गया, ठीक है। अब वह लोगों को फोर्स से नहीं बल्कि धमा के आइडिया से जीतना चाहता था, गुड टीचिंग, गुड मॉरल से जीतना चाहता था। विनिंग पीपल ओवर थ्रू धमा इज द करेक्ट आंसर। Why did Ashoka inscribe his message about the Kalinga war on rocks and pillars? उसने क्यों कलिंग वार के मैसेजेस रॉक्स और पिलर्स पे लिखवाए? टू शोकेस हिज मिलिट्री अचीवमेंट्स, कि वह दिखाना चाहता था कि वह उसकी मिलिट्री जीत गई है।
कलिंग के वार को टू कम्युनिकेट डायरेक्टली विद हिज ऑफिशियल्स, या वे कम्युनिकेट करना चाहता था अपने ऑफिशियल से, टू प्रिजर्व द मैसेज फॉर द फ्यूचर, या मैसेज को प्रिजर्व करना चाहता था फ्यूचर के लिए, टू सीक फॉरगिवनेस फ्रॉम द कॉन्क्वेर्ड पीपल, या वह माफ़ी मांगना चाहता था जिन लोगों को उसने जीता। देखो ये जो कलिंग का वार था वह एक तरीके से उसको प्रिजर्व करना चाहता था फ्यूचर के लिए। अशोका ने इसको प्रिजर्व किया क्योंकि वह फ्यूचर के लोगों को मैसेज देना चाहता था कि वार के, युद्ध के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, युद्ध में कितनी बुराइयां होती हैं, ठीक है। इसलिए उसने कलिंग के वार को रॉक और पिलर पे प्रिजर्व करवाया।